दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। तो हम लोग बात कर रहे थे मूल विधि के संबंध में पढ़ रहे थे। हम लोगों की 3 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी, ये चौथी क्लास है। और ये मूल विधि में महत्वपूर्ण बात के संबंध में ये हमारी लास्ट क्लास है। और इसकी पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, जिसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग जिन जिन बातों की बात करेंगे उसमें डीके बसु बनाम डीके बसु ऑब्लिक अशोक जौहरी बनाम पश्चिम बंगाल वाद 1996 नीलावती बोहरा, ये सारे वाद लिखे। इनके बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी समझेंगे। इससे पहले के जो वाद हैं उनकी भी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी हुई है, वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप उसे आराम से देखिए, पूरी क्लास देखा कीजिए, आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। मैं किसी भी उसकी पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा ऐसा हुआ। इससे आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, और कारण अगर पता होता है तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, तो चीज समझ में आ गई। तो मैंने बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप 4 से 5 क्लासेस में से समथिंग 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। 10 नंबर आप अपने ला सकते हैं किसमें, यूपीएसआई में, केवल 4 से 5 घंटे पढ़ के अच्छे से कायदे से। तो आप लोगों को बस ये क्या करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है, बाकी सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने आपको बताया भी है, मेरा वीडियो पड़ा भी हुआ है कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, एक्सिस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं जीके जीएस में, पूरा मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है आपके उस पे चैनल पे। तो अब आज हम लोग बात करते हैं इसके विषय में। तो हम लोग बात करते हैं डीके बसु। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक विषय पे जो हमारा है। एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर ये बनाम क्या होता है। देखिए, वर्सेस बनाम, और ये कहाँ हम जानेंगे कि ये मतलब भारत संघ के विरोध लिखा होगा। बनाम में आप 3 चीज देखेंगे, एक तो भारत संघ लास्ट में लगा होगा, या कोई राज्य होगा, या तीसरा ऑब्लिक कोई होगा, कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, व्यक्ति या कंपनी कोई हो सकती है, ऑब्लिक ऐसे किसी के अगेंस्ट होगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो यहाँ पर व्यक्ति होगा वो होगा याचिकाकर्ता। ये क्या कर रहा होता है, याचिका करेगा। ये आपको चीज समझ में आ गई, ये याचिकाकर्ता हो गया। और ये जो है किसके विरुद्ध याचिका दे रहा है, वो चीज है। समझ में आ गया आपको। तो बनाम का मतलब ये होता है, यहाँ याचिकाकर्ता का नाम होगा जिसने याचिका दी। जैसे मान लीजिए विकास यादव, तो याचिकाकर्ता कौन है, विकास यादव। कोर्ट में याचिका किसने दी है, विकास यादव ने। ठीक है, और किसके विरुद्ध दी, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध दी है। ठीक है, अब हम लोग समझ जाएंगे, तीनों चीज समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन मामले में भारत संघ के विरुद्ध दी जाती है याचिका, और किन मामलों में राज्य सरकार के विरुद्ध याचिका दी जाती है, और किन मामलों में व्यक्तिगत याचिका दी जाती है। देखिए, जो संविधान से रिलेटेड मामला होंगे, किनसे, संविधान से रिलेटेड मामला होंगे। ठीक है, दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, जैसे मान लो सीबीआई है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, सीबीआई है, ईडी है, या मान लो कोई रेलवे है, या अन्य कोई डिपार्टमेंट है, तो वो क्या कहलाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी कहलाएंगी। ठीक है, उनके खिलाफ ऐसे मामलों में। और या कोई केंद्र सरकार का कानून हो, क्या हो, केंद्र सरकार का कानून हो, इससे संबंधित मामलों में हम कहा देंगे याचिका, किसके विरुद्ध देंगे, भारत संघ के विरुद्ध देंगे। मान लो सपोज करो इलेक्शन कमीशन है, अगर इलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है तो हम या तो उस व्यक्ति के विरुद्ध देंगे, या तो हम भारत संघ के विरुद्ध देंगे। ठीक है, केंद्र सरकार का मान कोई कानून है, जैसे 12 विचक्षण अधिनियम 1986 का, उसका कोई अधिनियम हमारी अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम कहाँ देंगे, जाके केंद्र सरकार में। तो याचिकाकर्ता का नाम हो जाएगा, याचिकाकर्ता का नाम हो जाएगा बनाम भारत संघ हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब दूसरा, राज्य के विरुद्ध कब देंगे याचिका। देखिए, राज्य का कोई कानून हो, ठीक है, या राज्य की कोई बॉडी हो, राज्य की बॉडी मतलब जैसे पुलिस हो गया, या मान लीजिए जो शिक्षा जो है, जैसे सरकारी टीचर हो गए, पुलिस हो गया, या कोई सरकारी महकमा हो गया,
जो राज्य के अधीन कार्य करता है। ऐसे मामलों में हम कहाँ देंगे जाके याचिका? राज्य सरकार के पास। तीसरा आता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मामले में क्या होता है, किसी भी संबंधित मामले में हम किसी व्यक्ति के खिलाफ दे सकते हैं। जैसे इसी में एक आप पढ़ोगे कौन सा, हाँ, सफीन जहां बनाम के एम अशोकनवाद, ठीक है, इसे हादियाबाद कहते हैं। 2018 का केरल का मामला ये है। लेकिन ये क्या है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है। जैसे मुझे किसी व्यक्ति की समस्या है तो मैं उसके विरुद्ध दूंगा। जबकि तो आपको ये तीन चीज समझ में आ गई, कब भारत संघ के विरुद्ध दिया जाएगा कोई मतलब बात होगा, कब राज्य के विरुद्ध कोई बात होगा, कब कंपनी के विरुद्ध कोई बात होगा, बनाम होगा। तो ये चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगे। अब बात आती है पहली चीज ये हो गई। दूसरा, सुनवाई कौन करेगा? देखो, इन मामलों में अधिकतर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। अधिकतर मतलब ऐसा नहीं कि सब में, अधिकतर मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। राज्य के कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों सुनवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों सुनवाई करती है। ये डिपेंड करता है कि याचिकाकर्ता ने याचिका कहाँ पर दी है। ये समझ में आ गई आपकी। अब हम लोग आते हैं अपने बात पे। अपने बात पे देखिए, पहला बात कौन है हमारा? डीके बसु बनाम डीके बसु ऑब्लिक अशोक जौहरी। डीके बसु ऑब्लिक अशोक जौहरी, अशोक जौहरी बनाम वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बात 1996 का है। देखिए समझिए किससे रिलेटेड बात है, पहले इसी को समझिए। ऐसा होता है कि पश्चिम बंगाल और इस तरफ एरिया में, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस वाले एरिया में क्या होता है कि जो मतलब जो पुलिस होती है उसके अभिरक्षा में लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही होती है। यानी कोई पुलिस वाला किसी को उठा ले गया, पकड़ ले गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि वो थाने पे खत्म हो गया या हवालात में खत्म हो गया, ठीक है। तो इस पे क्या था कि इसके संबंध में ये लोग गए थे। जैसे क्या होता था, कोई पुलिस वाला आया, पहले तो कोई पुलिस वाला आया, उसने अपना नाम पता कुछ नहीं बताया, किसी को उठा के लेके चला गया घर से, उसने कारण भी नहीं बताया कि तुम्हें क्यों ले जा रहे हैं, ठीक है, कारण भी नहीं बताया, लेके चला गया। तीसरा, उसने कहा उस व्यक्ति को जिसको ले गया गिरफ्तार करके उसको कहाँ रखा है ये भी नहीं बताया किसी को, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद उसे ले जाके मारा कूटा, यानी कि 3rd डिग्री टॉर्चर दिया उसे कायदे से अच्छे से, वो इस बीच में मर गया, ठीक है। अब क्या है कि जैसे उसकी कोई फैमिली का मेंबर है, उससे पहली बात तो ये नहीं पता कि कौन सा पुलिस वाला ले गया था, दूसरा उसे ये नहीं पता किस मामले में ले गया था उसके फैमिली मेंबर को, तीसरा उसे ये नहीं पता है कि कहाँ उसको रखा था। अब उस व्यक्ति को कंप्लेन भी करनी है जाके, तो किस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करेंगे? फला फला व्यक्ति ने जो है हमारे जो है घर वाले को ले गए थे और ऐसा कर दिया। तो इसी मामले में क्या होता है, अब देखिए पुलिस अपेक्षा क्या होती है समझिए। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने से लेकर कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट में क्या है, जज उसको क्या कर देगा, जज उसको रिमांड दे देगा, क्या, न्यायिक रिमांड, ठीक है, न्यायिक रिमांड। न्यायिक रिमांड मतलब वो उसको जेल भेज देगा एक प्रकार से, ठीक है। जब उसको जेल भेज देगा तो पुलिस अपेक्षा यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से क्या है, न्यायाधीश की अपेक्षा में आ जाएगा या तुम्हारी जेल पुलिस है उसकी अपेक्षा में आ जाएगा। तो गिरफ्तार करने से लेकर और जेल जाने के बीच का एक प्रकार का जो होता है वो पूरा प्रोसेस होता है पुलिस अपेक्षा में, ठीक है। इसी बीच में अगर कोई व्यक्ति को मृत्यु होती है तो उसको माना जाएगा पुलिस अपेक्षा में मृत्यु। तो मैंने बताया क्या क्या कारण हुए। तो इसी संबंध में क्या है, सुप्रीम कोर्ट पुलिस अपेक्षा के संबंध में, पुलिस अपेक्षा में मृत्यु के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है, संबंध में निर्देश जारी करता है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट पुलिस परीक्षा में मृत्यु के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है एवं देखो एवं एक टिप्पणी करता है कि किसी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार,
जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार या इसी क्या कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को, अनुच्छेद 21 को बिना किसी विधि के, बिना किसी विधि के कानून के छीना नहीं जा सकता है, विधि के नहीं जा सकता है। अर्थात इसका मतलब समझो, देखो भाई पुलिस के लिए तो कोई विधि कानून बनाए नहीं कि आप किसी व्यक्ति की जान ले लो, ठीक है। विधि क्या है कि भाई कोई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सेशन कोर्ट का कोई कोर्ट का जज जो है किसी व्यक्ति को व्यक्ति करने की सलाह दे सकता है, उसको अधिकार है, यानी उसे विधि द्वारा इस योग्य बनाया गया है। लेकिन किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है। किस केस में अधिकार है वो हम लोग बताएंगे, वो होता है प्राण एवं अभिरक्षा के संबंध में अधिकार है, और वो सिर्फ पुलिस वालों को नहीं, आम पब्लिक को भी अधिकार है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि बिना किसी विधि के किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है, अर्थात अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या और उसने दिशा निर्देश जारी किए। देखिए ये वाला जो बात है आपके सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, जब आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग में जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा तो ये वाला बात जो है डीके बसु या अशोक जौहरी की दो अलग अलग बात है। डीके बसु वर्सेस पंजाब राज 1996 का, अशोक जौहरी का भी जो है वर्सेस पंजाब राज 1996 का है। यानी दोनों बात का मतलब एक ही है, एक ही समय दायर किए गए और एक ही मतलब वर्सेस एक ही राज्य में दायर किए गए एक प्रकार से, ठीक है। और दोनों का क्या था, पुलिस अभिरक्षा में व्यक्तियों के लिए जवाबदेही, मतलब किसकी जवाबदेही बनती है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। पहला कि यदि कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय अपना पद, नाम आदि स्पष्ट बताएगा, ठीक है। कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय अपना पद, नाम आदि स्पष्ट बताएगा कि मैं सब इंस्पेक्टर फला फला हूँ, मैं इस थाने से आया हूँ और मुझे इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। आपने देखा होगा हर पुलिस वाले के एक नेम प्लेट लगी रहती है, एक प्रकार से वो इसी काम के लिए है कि आपका पद नाम, आपका नाम स्पष्ट हो, ठीक है, ताकि ये पता चले कि हाँ फला फला जो है व्यक्ति है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, कारण बताना होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट समझा गया। तीसरा पॉइंट समझो इसमें क्या है। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है, पहला कहता है कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय अपने पद, नाम आदि का स्पष्ट बताएगा। दूसरा कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। तीसरा ये कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ रखा गया है, इसकी जानकारी कहाँ रखा गया है, एवं गिरफ्तारी की जानकारी,
उसके परिजनों ऑब्लिक मित्रों या वो जिस व्यक्ति को बताए उसे देनी होगी पॉइंट समझ में आया। पहले क्या कह रहा है, जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने जाएगा वो अपना पद नाम कहाँ से किस थाने से आए हैं वो बताएंगे। दूसरा ये कह रहा है गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तीसरा ये कहता है कि हमने गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ पे रखा है, ठीक है, और गिरफ्तारी के संबंध में किसको जानकारी देनी पड़ेगी, उसके परिजनों को, उसके मित्र को, या वो जिस व्यक्ति को कहेगा इसको जानकारी दे दो, ठीक है, उसको जानकारी देनी होगी। ये 3000 पॉइंट समझना है। इसके बाद एक गिरफ्तारी फर्द तैयार की जाएगी, ठीक है, एक गिरफ्तारी फर्द तैयार की जाएगी। ये देखिए ये क्या होता है, जब आप पुलिस विभाग में आ जाएंगे किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उसकी एक फर्द बनती है गिरफ्तारी की। उसमें क्या रहेगा, गिरफ्तार करने वाले लोगों का नाम रहेगा, जिन लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है, जितने पुलिस अधिकारी वहां रहेंगे। इस समय गिरफ्तारी के समय वहां पर मौजूद गवाहों के नाम रहेंगे, ठीक है। गिरफ्तारी में किसको सूचना दी गई गिरफ्तारी के संबंध में वो रहेगी, तो एक गिरफ्तारी मेमो या फर्द, एक ही चीज है, ये तैयार की जाएगी, ठीक है। इसका अगला ये कहता है हथकड़ी ऑब्लिक पैरों में जो नहीं मार यानी पैरों में बेड़ियां ऑब्लिक थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे, देखो इसमें सिस्टम क्या है, हथकड़ी जो है वो कुछ केसों में बांधी जाती है और आज भी यूज की जाती है, जब लगे कि व्यक्ति भागने वाला है या बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम किया हुआ है व्यक्ति ने, ठीक है। बाकी थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए सख्त मना है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब कोर्ट का सख्त दिशा निर्देश है और मानवाधिकार के भी दिशा निर्देश है, किसी भी व्यक्ति को जो है थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं दिया जाएगा। और आप लोग संविधान में एक पढ़ते भी होंगे, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए उकसाया नहीं जाएगा। आर्टिकल जब आप 20 पढ़ते होंगे, अनुच्छेद 20 पढ़ते होंगे, तब ये चीज आप पढ़ते होंगे, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उकसाया नहीं जाएगा। और ये उसी चीज का उल्लंघन था। थर्ड डिग्री टॉर्चर को क्या करता था, वो अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए उकसाता था। तो ये चीज आपको समझ में आ गई प्रॉपर अच्छे से पूरी। अब ये समझ में आ गई तो हम लोग देखिए इसमें दो वाद हैं, डीके बसु अशोक जोड़ी, दोनों वाद एक ही है, एक ही समय के हैं, एक ही चीज से संबंधित है। इसका जो अगला वाद है नीलावती बोहरा वाद, ठीक है, वो भी इसी चीज से संबंधित, किससे, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु से ही संबंधित है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था, ये नीलावती बोहरा वाद 1993 का पहले आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा था कि विधि प्रदत्त मतलब बिना किसी कानून के आप किसी व्यक्ति के मतलब जो है जीवन जीने के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने पुलिस अभिरक्षा मृत्यु को निंदनीय माना था और घोर अपराध माना था, ठीक है। तो किसमें पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के संबंध में दिशा निर्देश जो जारी किए गए थे, किसमें, इस वाले वाद में, डीके बसु वाले वाद में और सौजोरी वाले वाद में। और जीवन का अधिकार प्राण एवं दैहिक अनुच्छेद 21 के तहत बिना किसी विधि के छीना नहीं जा सकता है। ये किसमें था, ये इसमें डीके बसु अशोक जोहरी वाले भी था और ये नीलावती बोहरा वाले भी बात था। क्या था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो किसी व्यक्ति को मिली है उसका जो है आप बिना किसी विधि या बिना किसी कानून को आप नहीं छीन सकते हैं। ये बात किसने कही थी, नीलावती बोहरा वाद में भी कही थी। तो ये तीनों बात जो स्टार्ट किया है, डीके बसु अशोक जोहरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, ये तीनों बात किससे संबंधित है, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु से, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं इसकी। अगला बात हम लोग स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत संवाद।
देखिए 2018 का मामला है। इसमें क्या होता है कि जो स्वप्निल त्रिपाठी है ये एक लॉ स्टूडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक लॉ स्टूडेंट होते हैं, यानी कि कानून की पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, प्रैक्टिस के पर्पज से कोर्ट जाते हैं, वहां की हियरिंग सुनने, यानी वहां जो जिरहा होती है, जो बहस होती है, या मान लो जो कोर्ट फैसला सुनाता है उसकी पूरी कार्रवाई के लिए ये कोर्ट जाते हैं। कोर्ट इनको अंदर जाने से मना कर देता है कि आप जो है ये नहीं सुन सकते हैं, ये प्राइवेसी के मतलब आप कुल मिला के एक प्रकार से कह सकते हो ये सबको अलाउ नहीं है कि आप अंदर जाके जिरहा सुनो। ठीक है। इस पर क्या होता है, इस पर ये चले जाते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में एक बात कहेंगे कि न्याय के अधिकार में जो है, न्याय के अधिकार में जो है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहेंगे कि न्याय के अधिकार में जो है हमारा क्या, न्याय को जानना नहीं शामिल है, यानी कि न्याय के अधिकार में न्याय की पहुंच नहीं शामिल है क्या, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला आता है 2018 में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि न्याय तक पहुंच व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि न्याय तक पहुंच, यानी न्याय के बारे में जानना और न्याय तक पहुंच, ठीक है, ये व्यक्ति क्या है? मौलिक अधिकार है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट की कार्रवाई का, कोर्ट की कार्रवाई का, कार्रवाई का, कार्रवाई का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, किया जाएगा, ताकि लोग ये जान सके कि उनको किस आधार पर सजा मिली है, या वो किस आधार पे बरी हुए हैं, या जिस व्यक्ति ने कुल मिला के मुकदमा डाला हुआ है वादी ये समझ सके कि हाँ किस आधार पे क्या, किसके साथ कानूनी कार्रवाई हुई है। ठीक है, तो इसको क्या है, कोर्ट की कार्रवाई को निष्पक्ष करने के लिए, यानी कि ज्यादा घोलमेल ना हो, उसको निष्पक्ष करने के लिए क्या कर दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब इसकी क्या होगी, कोर्ट की जो कार्रवाई होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग करता 2020 में, याद रखिए, गुजरात कोर्ट। गुजरात कोर्ट क्या करता है, अपनी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करता है, यानी कि बाकायदा प्रॉपर पढ़ते हुए दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। स्वप्निल बात किससे संबंधित है? कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से। लेकिन इसमें एक चीज और समझना, कोर्ट ने एक और आदेश दिया इसमें, महिलाओं संबंधित मामले, महिलाओं संबंधित मामले, ठीक है, एवं राष्ट्र की सुरक्षा संबंधित मामले, राष्ट्र की सुरक्षा संबंधित मामले, इनका क्या होगा, महिलाओं संबंधित जो मामले होंगे, राष्ट्र की सुरक्षा संबंधित जो मामले होंगे, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। क्योंकि देखिए महिलाओं संबंधित मामले क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। आप जो है किसी अपना समाज इतना महिलाओं को लेकर संवेदनशील है कि अगर कोई महिला की बात हो तो बहुत जल्दी वो चीजें फैल जाती हैं, एक प्रकार रूमर फैलने लगते हैं। इसलिए महिलाओं संबंधित और राष्ट्र की सुरक्षा संबंधित वाद की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया स्वप्निल त्रिपाठी वाला बात पूरा प्रॉपर। अब हम इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगली ये चार बात, ये चारों बात। इन चारों वादों को देखो क्या कहते हैं, इसको प्रथम न्यायाधीश वाद कहते हैं, फर्स्ट जज केस कहते हैं इसको, किसको, इसको फर्स्ट जज केस कहते हैं। ठीक है, जज केस कहते हैं। इसको सेकेंड जज केस कहते हैं, सेकेंड जज केस कहते हैं। इसको थर्ड जज केस कहते हैं, थर्ड जज केस कहते हैं। और इसको फोर्थ जज केस कहते हैं, फोर्थ जज
केस कहते हैं। इनको जज केस यानी न्यायाधीश केस क्यों कहते हैं, इसके अर्थ समझते हैं। देखिए, ये जो केस है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, उनका स्थानांतरण कौन करेगा, इनके विवाद से ही संबंधित है ये चारों केस। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993, थर्ड जज केस सर्वोच्च न्यायालय बनाम भारत संघ 2015, ये चारों केस किससे संबंधित है, जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है। इसमें क्या है, जो आपके हमारा जो संसद होता है, या जो इसमें संसद का राष्ट्रपति जो होता है एक प्रकार से, इसमें राष्ट्रपति और न्यायाधीश के बीच में ये रहेगा कि हाँ इसकी नियुक्ति में किसको ज्यादा पावर होगी, इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है एक प्रकार से। तो इनको हम क्या करके समझते हैं, चारों को। देखिए, फर्स्ट जज केस को हम लोग क्या कहते हैं, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ठीक है। तो हम लोग इसके लिख रहे हैं फर्स्ट जज केस, कब का है, 1982-81 का, ठीक है। अब देखिए, ये 1981 का फर्स्ट जज केस है। फर्स्ट जज केस में क्या होता है, एसपी गुप्ता कोर्ट में जाते हैं और ये पूछते हैं कि ऐसा है, इससे पहले क्या हो रहा था अभी तक कि राष्ट्रपति है वो सीजीआई के परामर्श से किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा उच्च न्यायालय में। देखो, अब एक बार हम नियुक्ति को समझ लेते हैं, किसकी नियुक्ति कैसे होती है। जब तुम सीजीआई की नियुक्ति की बात करोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। पहली बात तो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जज की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और सीजीआई नियुक्ति किस बेस पे होती है, ये होती है वरिष्ठता के आधार पर, कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वही सीजीआई बनेगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। अब अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसी होती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए पहले कैसे होती थी, पहले ऐसे होती थी कि राष्ट्रपति सीजीआई से परामर्श करता था, किससे, राष्ट्रपति सीजीआई से परामर्श करता था, और मान लो उसने 2-3 नाम दे कि इनकी नियुक्ति करनी है, आप बताइए कि इनकी नियुक्ति की जाए। मान लो सपोज करो राष्ट्रपति ने 4 नाम बताए, ठीक है, या मान लो कुल मिला के सीजीआई ने 4 नामों की परामर्श दी किसको, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति को क्या लग रहा है कि हमें ये चारों ठीक नहीं लग रहे हैं, या हमें इसमें से कोई एक ठीक लग रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता था, इनको इनमें से कोई एक को नियुक्त कर सकता था, या चारों को नहीं नियुक्त कर सकता था। तो इसी बात को लेकर एसपी गुप्ता गए वहां पे सुप्रीम कोर्ट, और वो ये पूछते हैं कि ये सीजीआई की जो परामर्श होती है इस पे राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इसी से संबंधित ये मामला है पूरा। तो हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जज केस जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, एसपी गुप्ता वाला, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ, कब का बात है, 1981 में, ठीक है। अब इसमें यही पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो सीजीआई की परामर्श है वो उस पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है, यानी कि उनकी परामर्श होती है या सहमति होती है, इस बात पर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला ये देता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सीजीआई द्वारा, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई द्वारा दी गई परामर्श बाध्यकारी नहीं है, अर्थात परामर्श पर वो सहमति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे क्या कहा गया, सीजीआई अगर किसी व्यक्ति के नाम दे रहा है
तो वो परामर्श किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं कि उन्हीं में से किसी को नियुक्त करे, वो अपनी मर्जी से भी नियुक्त कर सकता है किसी व्यक्ति को। तो ये चीज समझ में आ गई। ये कब का आ गया? फर्स्ट केस वाले में का आ गया, फर्स्ट जज केस 1981 में। यानी कि यहाँ परामर्श का मतलब परामर्श ही है, सहमति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अर्थात क्या है? परामर्श का मतलब परामर्श ही है, सहमति नहीं है। अब हम अगले बात की बात करते हैं, सेकेंड जज केस। सेकेंड जज केस 1993 का। देखिए अब इसमें क्या है, फिर वही मामला उठेगा कि सीजीआई की जो भूमिका है उसके संबंध में आएगा कि जो है मतलब अगर सीजीआई से कोई राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अगर सीजीआई किसी राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो वो बाध्यकारी है कि नहीं है, इसके संबंध में फिर जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसी मामलों को उलट दिया जाएगा। क्या उलट दिया जाएगा? इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ। कब का वाद है? 1993 का वाद है। देखिए इसमें क्या 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 होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण संबंधित सीजीआई की यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दी हुई परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्य होगी। यानी कि अब सीजीआई के परामर्श पे क्या करना पड़ेगा? सहमति देनी ही पड़ेगी राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक चीज की गई, लेकिन जो परामर्श है वो परामर्श कौन देगा? परामर्श सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी जाएगी। ये समझ में आई आपको? ये कह दिएगा सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ऑन, ये सेकंड जज केस को ही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। दूसरे बात में क्या हुआ, अपने पहले बात को पलट दिया, पहले वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण संबंधित सीजीआई की जो परामर्श है, सीजीआई की दी हुई परामर्श राष्ट्रपति पर क्या होगा? बाध्य होगी। लेकिन सीजीआई परामर्श जो देगा, सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर देंगे, यानी 3 लोगों का एक क्या होगी? पीठ होगी और वो जो है परामर्श देगी। ठीक है, अब देखो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? कोलेजियम व्यवस्था। कोलेजियम व्यवस्था जो आज भी चल रही है। ठीक है, अब इसी कोलिजियम व्यवस्था से ही आगे जो है दोनों बनेंगे जाकर तुम्हारे बात जो है। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? कोलिजियम व्यवस्था। पूछे कब शुरू हुआ? सेकेंड जज केस से। ठीक, तब कितने लोग थे उस कोलिजियम में? 3 लोग थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं हम लोग उसके। अब हम बात करेंगे थर्ड केस ऑफ जज का। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे? थर्ड जज केस की।
ये कब का है? 1998 का है। देखिए इसमें क्या हुआ था, अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि कॉलेजियम व्यवस्था आ गई है। कौन सी व्यवस्था आ गई? कॉलेजियम व्यवस्था आ गई है। अभी इसी कॉलेजियम व्यवस्था में क्या किया जाएगा? व्यवस्था में पीठ जो होगी, पीठ का मतलब जो होता है जो जजों की बेंच बैठती है, यानी जज जो बैठते हैं उनकी बेंच जो होती है उससे पीठ बोलते हैं। ठीक, कॉलेजियम व्यवस्था में पीठ के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाती थी। 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 मेंबर कौन कौन होते हैं? एक तो अपना CJI हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 क्या होंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश। इनका काम क्या होगा? ये क्या करेंगे? किसी नाम को, मतलब जैसे किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण होना या किसी का कुल मिला के जो है नियुक्ति होनी है किसी न्यायाधीश की, तो ये क्या है? नाम देंगे किसको? राष्ट्रपति को। ये पीठ जो है नाम देगी किसको? राष्ट्रपति को। और जब राष्ट्रपति को नाम देंगे तो राष्ट्रपति उन नामों में से या उन्हीं में से ही उसे ही चुनेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था है, 1993 में 3 सदस्य है। अभी वर्तमान में जो कॉलेजियम में सदस्य हैं वो कितने हैं? 5 हैं। और आज भी ये व्यवस्था चल रही है। कब से स्टार्ट हुई? 93 से 98 से जो वर्तमान स्वरूप है इसका वो आया और वो आज भी चल रहा है अभी आपका। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे अब देखिए इसमें हम आगे बात करेंगे। थर्ड जज केस हो गया। अब देखिए कॉलेजियम व्यवस्था जो है, कॉलेजियम व्यवस्था जो है, कॉलेजियम व्यवस्था जो है ये न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित व्यवस्था है। ठीक है, अब अगर पूछ दे जो कॉलेजियम है ये कैसा निकाय है? संवैधानिक, संवैधिक, या इसी के बारे में पूछ दे कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय है? निकाय है या गैर संवैधानिक कहते हैं। ठीक है, तो पहले समझो ये चीजें क्या होती हैं। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका क्या है? संविधान में उल्लेख हो या संविधान सभा द्वारा गठित किया गया हो, जिसका क्या हो? संविधान में हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉलेजियम जो है वो कैसा निकाय है। तो मैंने बताया था कि आप चीजें समझेंगे तो आपको ज्यादा समय तक चीजें याद रहेंगी। अगर आप रटने की प्रयास करेंगे तो आप क्या है? बहुत जल्दी चीजें भूल जाएंगे। और क्या है, जब आप समझ के किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। संवैधानिक निकाय जो होते हैं वो क्या होता है कि जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है वो सारे क्या कहलाएंगे? संवैधानिक निकाय कहलाएंगे। जो संविधान सभा द्वारा बनाए गए हैं या किसी संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं वो क्या हो जाएंगे? संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। सांविधिक निकाय क्या होता है? सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जो किसी अधिनियम के माध्यम से बनाए गए। जैसे कोई अधिनियम आ गया, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका अधिनियम आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम आ गया, ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हो गया, तो वो सांविधिक निकाय में आ जाएंगे। गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका संविधान में उल्लेख नहीं, यानी इनको छोड़ के जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? गैर संवैधानिक निकाय होंगे। अब न्यायिक सक्रियता से बने निकाय क्या होते हैं? न्यायिक सक्रियता मतलब होता है जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करें, उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। उससे कोई निकाय बना तो उससे क्या कहेंगे हम? न्यायिक सक्रियता से बना। तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? इसी न्यायिक सक्रियता से ही बना निकाय है कॉलेजियम व्यवस्था। ठीक, कॉलेजियम जो है इसी न्यायिक सक्रियता से ही बना है। किसके द्वारा बनाया गया? कोर्ट के निर्णय द्वारा इसका गठन हुआ है। तो हम लोग यहाँ तक हो गए, मतलब हमारा काम कहाँ तक हो गया? हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया।
सर्वोच्च न्यायालय बनाम भारत संघ से। ये फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस। अब आगे बात करते हैं श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद। देखिए इस बात में क्या है, श्रेया सिंघल बात से पढ़ने से पहले हम लोग पहले एक धारा पढ़ते हैं, आईटी एक्ट की धारा, आईटी एक्ट 2000, इसकी धारा है आपकी 66A। ठीक है, धारा कौन सी? 66A। आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा कौन सी? 66A। ये क्या कहती है धारा, पहले इसको समझे। ये धारा ये कहती है कोई भी आपत्तिजनक सामग्री या डाटा भेजना, क्या है? गैर कानूनी है, ठीक है। आईटी एक्ट ये कहता है, आईटी एक्ट 2000 ये कहता है आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 ये कहती है कोई भी आपत्तिजनक सामग्री भेजना क्या है? गैर कानूनी है। अब इसी के विरोध में क्या होता है, तुम्हारी कौन? श्रेया सिंघल कहाँ चली जाती है? सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि ये जो है हमारे, ये जो धारा है वो हमारे क्या कहते हैं, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का खंडन करती है, उसका हनन करती है, कुल मिला के वो हमारा अधिकार एक छीनती है। तो इसी के खिलाफ श्रेया सिंघल कहाँ जाएंगी? अब श्रेया सिंघल कहाँ जाएंगी? श्रेया सिंघल सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है कि आईटी एक्ट की धारा 66A विचार एवं अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है, अतः इस धारा को निरस्त किया जाता है। समझे? निरस्त किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। श्रेया सिंघल बाद में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66 वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन करती है, अतः इसे निरस्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा आता है श्रेया सिंघल वाद, समझ में आ गया। अब अगले जो वाद हैं, ये तीनों वाद जो हैं, शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद 2008 का, विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 का, सफीन जहां बनाम केएम अशोकन वाद 2018 के, जिसको हादिया जहां वाद के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों वाद हैं आपके मनचाही शादी करने से संबंधित है तीनों वाद। ठीक है, अब इनको हम समझते हैं तीनों को एक करके। अब पहला आता है शक्ति वाहिनी वाद। कौन सा वाद आता है? शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, देखिए ये कब का है आपका? 2008 का। तो ये जो आप देखेंगे पश्चिम यूपी है, जो पश्चिम यूपी वाले क्षेत्र जो है, या मान लीजिए पंजाब वाला, हरियाणा वाला, ये जो एरिया है, इसमें क्या होता था कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई महिला अपने मन से शादी करना चाहती थी, या मान लो कभी वो किसी लड़के के साथ पकड़ गई, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो अगर कि वो किसी लड़के के साथ पाई गई, या मान लो किसी को जानकारी मिली कि हाँ ये इसके साथ संबंध चल रहा है एक प्रकार से, ठीक है, या ये इसके साथ मतलब शादी करना चाहती है, जाना चाहती है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते थे कि यहाँ पे पंचायत होती थी, खाप पंचायत इसको बोलते थे। तो खाप पंचायत क्या करती थी कि इनको जैसे मान लो सपोज करो किसी बाप ने अपनी बेटी को मार दिया,
तो क्या होता था कि बेटी ने क्या किया, बेटी को मार दिया सिर्फ किस वजह से कि वो अपने मन से शादी करना चाहती थी या किसी अन्य जात बिरादरी में करनी चाहती थी, ठीक है। तो इस वजह से बाप द्वारा क्या किया गया, बेटी को मार दिया गया। ये मामला गया किसके पास, पंचायत के पास। कौन सी पंचायत के पास, खाप पंचायत के पास। तो खाप पंचायत इसे क्या कहती थी कि जो पंचायत होती थी वो इसे ये कहती थी कि आपने जो काम किया सही किया है, और क्या करती थी, दोनों पक्षों को बैठा के आपको समझौता करवा देती थी उस काम करो। तो इसी के संबंध में ये सत्ती वाहिनी जो है आपकी, ये सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये पूछती है कि जो मतलब शादी करने के व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, ये जो है क्या, ये क्या व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी मनचाही शादी कर सकता है। अगर नहीं भी कर सकता तो क्या उसको मारना जायज है, उसकी हत्या करना जायज है क्या। और तीसरा ये कहा जाता है इसमें, ये पूछते कि जो खाप पंचायत होती हैं इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या मतलब ये कोई निर्णय देने के अधिकारी हैं क्या। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, समझिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, का फैसला क्या रहता है, देखो पहला तो ये रहता है कि खाप पंचायत जो है असंवैधानिक करार कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया, जो खाप पंचायत बनाएगी वो क्या है, असंवैधानिक, उनकी कोई भी संवैधानिक स्थिति नहीं, वो कोई भी निर्णय देने का हकदार नहीं है, ठीक है। तो पहला तो ये किया जाता है। दूसरा ये कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी करने का हकदार है। ये अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहें। बाकी ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि कोई भी बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी करने का हकदार है और मनपसंद शादी अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। क्या है, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये चीज समझ में आ गई आपको। ये सत्ती वाहिनी मामले में फैसला दिया। अब देखिए विकास वाला जो मामला है, विकास यादव बनाम, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया, कोई भी बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी करने का हकदार है, वो मनपसंद शादी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है एवं भाई, पिता या समाज या वर्ग द्वारा ऑनर किलिंग, ऑनर मतलब होता है सम्मान के लिए किसी को मार देना, ठीक है। ऑनर किलिंग जो है, ऑनर किलिंग जघन्य अपराध है, सबसे जरूरी आपको ये चीज समझनी है कि ये दोनों वाद किससे संबंधित हैं, दोनों के तीनों वाद ही संबंधित है इस चीज से, लेकिन उसको हम लोग सफीर जहां को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तीनों बात किससे संबंधित है, मनपसंद इंसान से मनपसंद सबसे शादी करने का अधिकार है जो आपका, वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। कौन सा, सत्ती वाहिनी बनाम भारत संघवाद और विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर हो गया आपके। अब अगले बात की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सफीर जहां बनाम केएम अशोकनवाद। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अगला बात जो है हमारा वो है सफीन जहां बनाम केएम अशोकन।
2018 का वाद है, ये बहुत चर्चित वाद है, इसको हादियावाद भी कहते हैं। ठीक है, इसको हादिया जहांवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस वाद को ही कहते हैं हादिया जहांवाद। इसमें क्या होता है देखिए, पूरा मामला समझिए। ये जो केएम अशोकन होते हैं, जो केएम अशोकन होते हैं, इनकी एक लड़की होती है अखिला अशोकन। अखिला अशोकन क्या है, मेडिकल की तैयारी कर रही होती, पढ़ाई कर रही होती। उसी बीच में उनकी मुलाकात होती है सफीन जहां से, और वो क्या करती है, सफीन जहां के साथ शादी कर लेती है। कौन? अखिला अशोकन, केएम अशोकन की लड़की। इसकी लड़की क्या नाम होता है? अखिला अशोकन। और ये कब का बात है? ये इसकी लड़की होती है। ठीक है, इसकी केएम अशोकन की, अखिला अशोकन। ये क्या करती है, सफीन जहां से शादी कर लेती है। सफीन जहां शादी करने के बाद ये अपना नाम बदल लेती है। क्या कर लेती है? अपना हादिया जहां नाम कर लेती है। ठीक है, हादिया जहां। और अपना धर्म भी बदल लेती है, हिंदू से क्या बन जाती है? मुसलमान। तो इसी चीज को लेकर क्या होता है, केएम अशोकन कहां जाएंगे? केरल। ये केरल के रहने वाले होते हैं, तो केरल हाईकोर्ट जाएंगे। कौन? केएम अशोकन कहां जाएंगे? केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट जाएंगे। ठीक है, केरल हाईकोर्ट फैसला ये देता है जो है कि कोई व्यक्ति, सॉरी, केरल हाईकोर्ट जो फैसला देता है उसमें ये करार देता है कि जो इसका लड़की का धर्मांतरण कराया गया है वो गलत है। ठीक है, और इसके विवाह को भी क्या है, अवैध खारिज कर देता है केरल हाईकोर्ट। और इसकी कस्टडी जो है, किसकी? अखिला अशोकन की जो कस्टडी है वो उसके बाप को, केएम अशोकन को दे देते हैं कि आप इनकी अब जिम्मेदार हैं, आप इसको देखेंगे। तो ये क्या है, केरल हाईकोर्ट का फैसला आता है पूरा आपका। केरल हाईकोर्ट का फैसला किसके खिलाफ आता है? सफीन जहां के खिलाफ आता है एक प्रकार से। अब सफीन जहां कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे ये, अब वाद दायर करेंगे, याचिका डालेंगे। याचिका किसके खिलाफ डालेंगे? अखिला अशोकन की बाप के खिलाफ, अखिला अशोकन के, जिसका नाम केएम अशोकन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में बात डालते हैं किसके खिलाफ? केएम अशोकन के खिलाफ। इसीलिए बात क्या बना, सफीन जहां बना केएम अशोकन 2008 का बाद। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात डालते हैं कि ये क्या किसी व्यक्ति को अपने मनचाहे व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार नहीं है क्या, या धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है क्या किसी व्यक्ति को, तब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। फैसला केरल हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर हादिया जहां, जिसे अखिला अशोकन कह देते हैं, हादिया जहां को अपनी पसंद, हादिया जहां निरस्त कर, हादिया जहां को अपनी पसंद की शादी को वैध करार देते हैं। ठीक है, वैध करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है, निरस्त कर देता है, और हादिया जहां की शादी को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी को वैध ठहराता है, शादी को वैध करार देता है। ठीक है, और यहीं पर देता है सुप्रीम कोर्ट 2-3 बातें और कहता है। पहली बात ये कहता है, किसी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार या अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। दूसरा, धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार क्या है? अगर कोई व्यक्ति बालिग है और किसी जोर जबरदस्ती के बिना नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसका धर्म परिवर्तन भी क्या होगा? वैध होगा। ठीक है, तो 2 फैसले आते हैं। पहला, स्वेच्छा से शादी, यानी अपनी मर्जी से शादी। स्वेच्छा से शादी क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और दूसरा क्या आता है? स्वेच्छा शादी मौलिक अधिकार होगा। दूसरा जो आता है इसमें कहता है कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना है, स्वेच्छा से, मर्जी से धर्म परिवर्तन
ये किस में आता है? सफीन जहां बनम के सुकन 2018 का बात है, हाजियाबाद कहते हैं, बहुत ही केरल का फेमस बात है। इस केरल स्टोरी जो केरला स्टोरी है जो वो उसमें भी कुल मिला के एक प्रकार से जो है इसका कुछ वो इसी चीजों से प्रभावित है वो। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में आ गई। इसको लेकर काफी जो है देश में बवाल भी कटा था। अभी हम लोग अगले बात की बात करते हैं। ये बात हो गया, अगले बात की बात करते हैं हम लोग। चलिए इसको मिलते हैं और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसके लिंक आपको मेरे इसी क्या कहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उससे जुड़ के क्या है कि आप लोग पीडीएफ जो क्लासेस रहती हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है प्रॉपर, जितने बात हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आराम से। अब हम लोग अगला बात करते हैं सरला मुदगल की। ठीक है, देखिए सरला मुदगल बनाम भारत संघ। सरला मुदगल बनाम भारत संघ। का 1995। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि समझिए। इसमें जो हम लोग बात करेंगे, एक हिंदू विवाद नियम है, हिंदू विवाद नियम 1956 का हिंदू विवाद नियम। उसका क्या कहते हैं, वो ये कहता है कि अगर तुम शादीशुदा हो, मतलब कोई हिंदू व्यक्ति शादीशुदा है और वो पहली पत्नी को होते हुए अगर दूसरी शादी करता है तो वो क्या होगी, अवैध होगा, वो अवैध माना जाएगा, वो दंडनीय होगा, मतलब वो उचित नहीं है। ठीक है, उसे कुल मिला के एक प्रकार से पहली पत्नी को होते हुए दूसरी शादी करना क्या है, अवैध है हिंदू विवाद नियम के तहत। और दूसरी तरफ वही मुस्लिमों का आता है अपना, मुस्लिम का क्या है, शरीयत है। ठीक है, शरीयत ये उनका कानून अपना। शरीयत में ये कहता है कि कोई व्यक्ति 4 शादियां तक कर सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति 4 शादी तक कर सकता है। और ये क्या है, वो पहली पत्नी की जीवित रहते हुए, दूसरी पत्नी की जीवित रहते हुए, तीसरी पत्नी की जीवित रहते हुए भी कर सकता है। वो क्या है, गैर कानूनी नहीं है एक प्रकार से। अच्छा, ये जो चीज हुई थी, ये हुआ था जैसे मान लो कहीं युद्ध हो जाता, कोई बात हो जाती थी, तो वहां पर क्या होता था कि जैसे महिलाएं क्या है बेघर हो जाती थी, तो ये उस समय व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो ये शरीयत में कहा गया। अब मान लो कोई हिंदू व्यक्ति है, उसने शादी की, हिंदू व्यक्ति ने क्या की, शादी कर ली। ठीक है, अब उसकी पत्नी भी जीवित है, शादी कर ली, पत्नी भी जीवित है। अब वो क्या कर रहा है, इस्लाम धर्म कबूल कर ले रहा है, इस्लाम बन जा रहा है, मुसलमान बन जा रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, मुसलमान बन जा रहा है, मुसलमान बनने के बाद फिर क्या कर रहा है, फिर दूसरी शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। ठीक है, और दूसरी शादी करने के बाद क्या कर रहा है, वो अपनी पहली पत्नी से कह रहा है भैया मैं मुसलमान बन गया हूँ और मैं 4 शादी कर सकता हूँ, तुम मुझे रोक टोक नहीं कर सकती हो और ना ही मैं भरण पोषण तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो अपनी पहली पत्नी से कहता है कि भैया मैं तो मुसलमान बन गया, मुझसे मत कहो। ठीक है, अब मैं हिंदू कानून नहीं मान रहा हूँ। तो सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर ऐसा कई लोग करते हैं, मतलब 3-4 लोग ऐसा करते हैं, 3-4 लोग ऐसा करते हैं कि वो होते हैं हिंदू हैं, मतलब शादी हिंदू से लड़की से पहले हुई, उसका उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी दूसरी महिला से शादी कर सकें, और फिर उन्होंने क्या दूसरी महिला से शादी कर ली। पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, सरला मुदगल क्या होती है, एक संस्था चला रही होती है, जिस संस्था का नाम होता है कल्याणी संस्था चला रही होती। और कल्याणी संस्था क्या काम करती है, महिलाओं से संबंधित मामले को उठाती है, यानी कि अगर कोई महिला पीड़ित है तो उससे संबंधित मामले उठाती थी। तो इनको जब ये जानकारी हुई कल्याणी वाली संस्था को कि ये तो ऐसा लोचा चल रहा है, लोग मुसलमान बन जा रहे हैं, शादी के चक्कर में दूसरी शादी कर रहे हैं, ठीक है, तीसरी शादी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कल्याणी की जो संस्था होती है उसका हेड जो होती है वो सरला मुदगल होती है, वो जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि याचिका डालती है कि क्या कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम इस्लाम धर्म कबूल करके पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर सकता है क्या, मतलब ये जायज है क्या। ठीक है, तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उससे हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, फैसला यदि कोई व्यक्ति पहली पत्नी के जीवित होते हुए
विधि इस्लाम धर्म कबूल करके दूसरी शादी करता है तो तब भी उस पर क्या होगा, जो हिंदुओं का कानून होगा वो लागू होगा। जो पहली पत्नी के साथ उसने किया है, मतलब पहली पत्नी होती है अगर दूसरी शादी करा है तो वो क्या है, दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी। करता है तो दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी, और अगर यदि आपकी, अगर मान लो हिंदू धर्म में अगर आपकी पत्नी खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। या आपकी पत्नी के साथ अगर जो कानूनी तौर पे आपका तलाक हुआ है, तलाक हो जाए, उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि अगर आप इस्लाम कबूल करके भी दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी आपकी अवैध मानी जाएगी, समझे, क्योंकि पहली पत्नी आपकी जीवित है। ये बात कहेगी किसमें, सरला मुद्गल वाले केस में। और एक और बात कहेगी, हमने 2-3 केस पढ़े हैं, एक सायरा बानो केस पढ़ा है, सायरा बानो केस आप लोगों ने पढ़ा है, 2017 का। एक शाहबानो बात पढ़ा है, 1985 का। और तीसरा पढ़ लिया आपने सरला मुद्गल वाला, कौन सा पढ़ लिया, सरला मुद्गल बात। सरला मुद्गल बात जो है आपका, ये है कब का आपका 1995 का। देखिए तीनों बार आपने पढ़ लिए। अब जब इसमें आप देखेंगे सायरा बानो बात में क्या होता है कि उसका पति उसे तलाक दे देता है 3 बार बोल के, ठीक है। और साहबान वाले बात में क्या होता है, उसका जो पति होता है उसे छोड़ देता है, भरण पोषण दे देता है। इस आधार पे कहता है कि हमारे कानून में, हमारी शरीयत में नहीं लिखा है कि हम भरण पोषण दे आपको छोड़ने के बाद, ठीक है। तो साहबानो बात के बाद एक 1986 में नियम आता है, आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया, आप लोग पीछे क्लास में पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद में नियम आता 2019 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, टिप्पणी करता है, तीनों मामलों में टिप्पणी करता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, ये सिर्फ जो है फायदा उठाया जा रहा है कि किस चीज का, ये एक प्रकार से खराब कानून व्यवस्था कह सकते हैं, एक प्रकार से जो है अलग अलग कानून व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ यूसीसी की वकालत करती है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी की वकालत करेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट। और यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, की वकालत करेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये कौन सा है, आर्टिकल 44 में आप लोग जान लोगे विधि निर्देशक तत्व में। तो इसकी क्या है, सुप्रीम कोर्ट वकालत करता है कौन कौन से मामलों में, इन तीनों मामलों में। ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए ताकि ऐसे बात जो है खड़े ना हो समाज में। आप लोगों को समझ में आ गया सरला मुद्गल वाला। अब बात करते हैं बिल्किस बानो वाला बात। देखिए बिल्किस बानो बात क्या है, वर्सेस गुजरात सरकार, ये 2022 का मामला है, लेटेस्ट ही है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें समझिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा गुजरात दंगे, 2002 में गुजरात दंगे होते हैं। तो गुजरात दंगों में ही क्या होता है, ये बिल्किस बानो करके एक महिला होती है, इसके साथ कुछ लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं, ठीक है। और उन सामूहिक बलात्कार जिन लोगों ने किया था उनको सीबीआई की जांच भी होती है, इसमें बाकायदा सीबीआई रिपोर्ट भी लगाती है। सीबीआई की जांच के आधार पर 11 लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है, आजीवन कारावास दिया जाता है। ये बिल्किस बानो जो होती है, ये प्रेग्नेंट होती है 5 महीने की। तो इस पर क्या है, एक प्रकार से मानवता के विरुद्ध अपराध है एक प्रकार से। तो इनको आजीवन कारावास दिया जाता है 11 लोगों को। और गुजरात सरकार क्या करती है कि 15 अगस्त 2022 को इनको छोड़ देती है, ठीक है। इनको छोड़ देती है, इन लोगों को आजाद कर देती है, जेल से छोड़ देती है। और ये हवाला देती है, एक महाराष्ट्र सरकार का कानून होता है, महाराष्ट्र सरकार का कानून एक होता है, उसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति को अगर उसका आचरण सही है
और वो लग रहा है कि वो समाज में क्या है, अब समाज में घुलने मिलने लायक है, या कुल मिला के ऐसी कोई आपराधिक प्रवृत्ति का दोहराएगा नहीं, तो उससे क्या है कि छोड़ा जा सकता है, उसे रिहा दिया जा सकता है एक अच्छे नागरिक के तौर पे, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो गुजरात सरकार ने इस चीज का हवाला दिया कि मैंने अपने जो 11 जो व्यक्ति छोड़े हुए हैं 15 अगस्त 2022 को, जिनको मैंने छोड़ दिया है, जेल से आजाद कर दिया है, वो मैंने महाराष्ट्र कानून के आधार पे किया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आप समझना सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला इस पे आता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें बताएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, गुजरात सरकार द्वारा 11 लोगों को रिहा किया जाना असंवैधानिक है, एवं महाराष्ट्र सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण है, सरकार की शक्तियों पर अतिक्रमण है, आगे लोग चीज समझ में क्या है, इसको गुजरात सरकार के फैसलों क्या है, असंवैधानिक करार दिया और महाराष्ट्र सरकार की शक्तियों पर अतिक्रमण बताया। किस प्रकार से कि कानून किसका, महाराष्ट्र सरकार का इस्तेमाल कौन कर रहा है, गुजरात सरकार। ठीक है, इस प्रकार से तो ये बिल्किस बानो केस आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि 11 जो कैदी होते हैं उसमें से एक रिहाई के लिए वो डालता है, क्या कहते हैं, एक प्रकार से पिटिशन डालता है कि साहब मुझे जो है छोड़ दिया जाए। वो अपने निजी कारण बताता है और क्या करती है सरकार, सबको छोड़ देती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके अगले बात की। अगला बात हमारा मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णा जेपी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। देखिए ये दोनों जो बात है, ये वाले दोनों आपकी बात है, ये दोनों बात जो है दोनों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, दोनों बात, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, उन्नी कृष्णा जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। मोहिनी जैन बात में क्या होता है कि ये जो है अपना पढ़ाई कर रही होती हैं और वहां पर क्या है कि फीस बढ़ा दी जाती है इनकी। ठीक है, तो दोनों पढ़ाई से ऐसे रिलेटेड मामले हैं जिसमें फीस बढ़ा दी गई है, मतलब टैक्स लगा दिया, कुछ कर दिया गया। तो इन्होंने ये कहा कि ये मतलब जो है हमें शिक्षा जो है नहीं लेनी जा रही है, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट जाती है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। फिर इसी के बाद संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन, और जो मौलिक अधिकार शिक्षा का है उसको जो है एक अनुच्छेद उसके लिए अलग सुना दिया जाता है 21 का। ठीक है, और आरटीई राइट टू एजुकेशन एक अधिनियम भी लाया जाता है 2009 में। तो हम यही सारा बात इसमें पढ़ेंगे। ठीक, कौन सी बात पढ़ते हैं, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992, और दूसरा है उन्नी कृष्णा जेपी वर्सेस एक आंध्र प्रदेश राज्य। ये 1993 का बात है। ठीक है, तो देखो इन दोनों बात में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, शिक्षा का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इतना याद रखना आपको, क्या है, मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है कि मौलिक अधिकार है। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 आता है।
जिसके 2002 जिसके तहत आप लोगों को पता है 21 का अनुच्छेद जोड़ा जाता है, जिसमें क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये है। अब इसके बाद और बात करते हैं हम लोग, इसमें उसमें भी जोड़ा जाता है तुम्हारा 51 जो का करके है जो भाग, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद है जो, उसमें 11वां वो क्या कहते हैं एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है कि आप बच्चों को शिक्षा दोगे और प्रोत्साहन करोगे। इसके अलावा इसी में 45 अनुच्छेद 45 में ऐड की जाती हैं कुछ चीजें, तो ये सारी चीजें हम संविधान में पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग इतना बता दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी के बाद क्या आता है, RTE आता है, राइट टू एजुकेशन, ये कब आता है 2009 का। ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखो समझो एक चीज जरा, ये दोनों बात कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के हैं। ये किसको मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, अपना शिक्षा के अधिकार को, और ये दोनों बात किसके हैं, उत्तर भारत के हैं। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहे हैं, शादी के लिए जो है कुल मिला के अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेंस अलायंस बनाम एस हरीश बनाम एस हरीश। ठीक है, हम बात करते हैं अगले बात की। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेंस अलायंस बनाम एस हरीश, ये 2024 का ही मामला है। ठीक है, ये 2024 का आपका मामला है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो एस हरीश होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो होती है। किसके पास, एस हरीश के पास। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है, ये मामला क्या है, पुलिस इनकी गिरफ्तारी करके जेल भेज देती है और उसके बाद ये मामला जाता है मद्रास हाई कोर्ट। कहाँ जाएगा, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट जाता है। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट क्या करती है, इनको एस हरीश को छोड़ देती है और ये कहती है कि पोर्नोग्राफी जो होता है, पोर्नोग्राफी ये शब्द जो है, ये शब्द होता है सहमति से किए गए सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए होता है। यानी कि अगर आपने सहमति से कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज की होगी तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर छोड़ देते हैं। जैसे कोई चाइल्ड है तो उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो वो दंड माना जाएगा। यदि उसका कोई वैसी चीज हो रही है जैसे कोई किसी के साथ रेप होता है तो वो लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पोर्नोग्राफी की बात करता है तो उसमें क्या है, लैंगिक उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। तो इस आधार पर इसको मद्रास हाईकोर्ट छोड़ देती है। फिर इसके बाद क्या होती है, ये एक संस्था होती है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस, यानी बच्चों के हक के लिए एक संस्था होती है। ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट। जब ये सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है किसको, संसद को क्या आदेश देता है, एक तो तुम पॉक्सो एक्ट की धारा 15 में बदलाव करो। दूसरा जो तुम्हारा आईटी एक्ट है, बार बार दिक्कत कर रहा है हमें, आईटी एक्ट की धारा 16B, ये तो हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं। अब 16B क्या आता है। ठीक है, 16B की भाषा बदलाव करो, इसे खत्म नहीं करते हैं, इनमें भाषा बदलाव होता है, यानी इसकी परिभाषा बदली जाती है। अगर वहां पोर्नोग्राफी शब्द है, जैसे पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड चीजें रखना, ठीक क्या है, अवैध गैर कानूनी है। यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कोई वीडियो आपके फोन में है या ऐसी कोई चीज सामग्री पाई जाती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वो अवैध गैर कानूनी और दंडनीय है। ठीक है, ये क्या है, पोर्नोग्राफी शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया। आईटी एक्ट की धारा 16B यही कहती है कि जो है अगर कोई आप ऐसी वीडियो का प्रसारण करते हैं या कहीं भेजते हैं, वो क्या है, अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहता है कि पहले इसकी लैंग्वेज परिवर्तन करो। दूसरा, एस हरीश को क्या है, पनिशमेंट देती है। ठीक है, आपके लिए बस जरूरी ये है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 15 में परिवर्तन होता है और आईटी एक्ट की धारा 16B में परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। ठीक, परिवर्तन क्या होता है, अगर पोर्नोग्राफी जहां शब्द वहां पे क्या होगा, लैंगिक उत्पीड़न आ जाएगा, इतना चीज परिवर्तन होगा। क्या होगा, पोर्नोग्राफी जहाँ पे लैंगिक उत्पीड़न आ जाएगा, उत्पीड़न।
आज की ये पूरी क्लास मेरी खत्म हो गई है यहाँ पर। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, लास्ट तक चीजें समझ में आएंगी। सारे बात मैंने लगभग कवर करा दी है इसमें। और मैंने ये कहा था कि लास्ट में जब आपके एग्जाम का जो कुल मिला के डेट डिक्लेयर हो जाएगी, देन उसके बाद हम एक क्लास बाद की और लेंगे, उसमें जो लेटेस्ट के बाद रहे होंगे, जैसे कि 2024 का बाद है, करंट का बाद है, ऐसे कुछ और बात क्या है अभी, जैसे जब तक आपका जो है एग्जाम होगा तो हो सकता है कुछ और बात उखड़ के आए, कुछ और बात निकल के आए, या मान लीजिए कुछ पुरानी बात रहा हो, शायद हो सकता है मे भी कोई मिस हो गया हो, तो उन सबको लेकर मैं लास्ट में क्लास ले लूंगा। साथ में जितने भी बात मैंने पढ़ाए हैं सबका रिवीजन हो जाएगा एक साथ। और जो मैंने पढ़ाया है, जैसे बताया है मैंने सारी चीजें, आप वैसे 2-3 बार करोगे, आपको सारी चीजें एज इट एज रट जाएंगी एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और हाँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर आप लोग से जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको इस वीडियो की, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कि जो चीज़ें मैंने आज पढ़ाई हुई हैं उसकी पूरी पीडीएफ, और इसके पहले जो बात थे उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, और इससे पहले की जो क्लासेस थी उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।